देखिए आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका 2 पार्ट आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, मेरे ही चैनल पे। उसमें आप लोग क्या करिएगा कि अगर जो एब्सेंट है, जिनको भी दिक्कत हो रहा होगा, पहले 2 वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि 2 देखने के बाद ही तीसरा समझ में आएगा। और ऑलरेडी हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की संरचना पढ़ रहे हैं। अगर संरचना में बेसिक ही चीज़ें हमें न पता हो तो चीज़ें क्या होगी, समझ में नहीं आएंगी। तो हमने कल आप लोगों को बताया था एलिमेंट्स के बारे में, तत्वों के बारे में, और लगभग 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है। 118 एलिमेंट जो है 118 खोज हो चुका है। कल हमने आप लोगों को बताया था कि ये जो एलिमेंट है इसके कुछ नाम भी होते हैं। क्या होते हैं? नाम भी होते हैं। और याद रखना कि दुनिया में नाम किसी का भी दिया गया हो, उसे पहचानने के लिए दिया जाता है, क्योंकि एक ही तरह के 2 लोग हैं, पहचानेंगे कैसे? तो नाम का होना जरूरी है। तो यहाँ अगर मैं कहूँ कि जो एलिमेंट्स है उसमें पहला अगर एलिमेंट हम देखते हैं वो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, H से सूचित करते हैं। मैं दूसरा अगर बोलूँ, हाइड्रोजन के बाद से होता है हीलियम, और हीलियम को हम लोग He से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है लिथियम, और इसको Li से डिनोट करते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ है हाइड्रोजन केवल ये H लिखे, यहाँ पे हीलियम में He लिखा, और यहाँ हमने लिथियम में Li लिखा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये कल का मैं बताऊँ, कल मैंने आपको क्या पढ़ा, क्लोरीन को CHLO और इसको मैं लिखता हूँ C और L, सॉरी, ये होगा कैपिटल और ये होगा स्मॉल। देखिए जो ये साइंटिस्ट का नाम मैं बता रहा हूँ, जॉन डाल्टन, यह एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जब मैंने बताया कि केमिस्ट्री में जो एटम के बारे में बताया जॉन डाल्टन, ठीक है, लेकिन मैंने अगर आपको कहूँ कि जो केमिस्ट्री के फादर कौन है, लेवाइसियर है। कौन है? एक और साइंटिस्ट का नाम आता है, नाम है उनका बर्जीलियस। क्या नाम है? जब आप 10th में जाओगे तो इनका बहुत ही अच्छा से जिक्र किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा कि जॉन डाल्टन ने सबसे पहले जब एटम खोजे जा रहे थे, जब एलिमेंट खोजे जा रहे थे, तो उनको उनके जगह जहाँ से वो खोजे गए उसके जगह के नाम पे उनका नाम रखा गया, उनके कलर के हिसाब से उनका नाम रखा गया। तो अब बताओ, ये तो 2 4 10 में तो हो जाएगा कि कोनो को देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, गोरा है तो कहेंगे गोरहर का है, थोड़ा सा सांवला है तो क्या कहेंगे, मैंने करीब का है, या काला सांड कर देंगे, ऐसा जी। तो अब कितना को कहेंगे ऐसे? अभी बताओ, इस तरह से कहना हो 20-25 को 30 गो लड़का है, सब 50 गो लड़के हैं, तो किसको किसको ऐसे नाम देंगे? लेकिन नाम से सबको पता कर लेंगे कि नहीं? तो यही हुआ, जॉन डाल्टन तो ऐसे कह दिए कि अगर ये हाइड्रोजन जहाँ खोजा गया उसके नाम पे रख दिया गया, लेकिन जैसे 118 एलिमेंट खोजे गए तब उनका नाम कैसे रखा जाएगा? तो देख करके तो नहीं बताएंगे, तब उनका नाम रखने की प्रणाली शुरू हुई। तो जब नाम फिर रखा कैसे जाएगा? तो इन्होंने कहा कि अगर इसका मैं हाइड्रोजन नाम दे रहा हूँ तो इसका सिंबल भी चाहिए कि शॉर्टकट में हम उसको याद कर लें ना जी। जैसे हम लोग शुरू में जब पढ़ रहे होते हैं तो अगर मेरा नाम मेराज अंसारी है तो क्या कहेंगे? MA लिख देते थे। हाँ, अगर तुम्हारा माधवेंद्र राव है तो MR लिखेगा। क्या लिखेगा? अगर तुम्हारा नीतीश कुमार है तो NK लिखेगा ना जी। आप खूब बढ़िया से लिखते थे हम लोग, डिजाइन बना बना करके। तो रीज़न ये था ना कि उससे हम क्या है कि अपना नाम शॉर्टकट में ज़्यादा लिखे नहीं, शॉर्टकट में समझ भी जाए। यही इनके साथ भी हुआ। हाइड्रोजन पूरा का पूरा कौन लिखने जाए? S लिख देंगे तो पता चल जाएगा हाइड्रोजन है। फिर यहाँ हीलियम में इसका 2 वर्ड लेंगे तो ऐसे लिखा। इसमें ये रूल बनाया गया कि अगर जब आप इस तरह से लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, पहला जो अक्षर है वो हमेशा बड़े अक्षरों में और सेकंड लेटर छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। एक आता है यहाँ पे कोबाल्ट, COBALT, और इसको मैं लिखता हूँ C और O, और ये वो चीज़ और तुमको ऐसा दिखाई देगा। बताओ, इसको भी मैंने क्या लिखा? CO, और यहाँ भी हमने क्या लिखा है? CO। तुम लोग मुझे बताओ इन दोनों में अंतर क्या है? कुछ नहीं, दो लोग ठीक, तो इसको हम बोल देंगे कोबाल्ट। क्या बोलेंगे? कोई मुझे बताए इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं? देख बबुआ, दोनों CO है, लेकिन अंतर एगो छोटका से बड़का से अंतर हो गया ना जी। तो बस छोटका है, ये बड़का है। अरे समझ में ना जी।
क्या हुआ, हमने केवल छोटा किया तो इसको तुम कोबाल्ट कह दोगे, और केवल इसको अगर मैं बड़ा कर दूंगा तो कहोगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चीजें समझ में आई। अब इसके बाद होता है CO2, तो बताओ इसको क्या कहोगे, आपको पता है इसके बारे में। अभी मोनोडाई क्या है इसको भी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ तक हमने जाना कि एलिमेंट्स क्या है, मतलब तत्व क्या है, फिर उसका जो नामकरण है वो कैसे किया गया है ना जी। तो यहाँ पे आपने सब चीज़ मैंने कल बताया था। अब क्या है, हम लोग दो टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, वो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास या मास नंबर, परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान। चीज समझ में आ रही है, इसको हम लोग जानेंगे। तो मैं इसको मिटाऊं, हाँ अरे भाई इनका तो नाम हमें नहीं पता है। ये जो बर्जिलियस है ना जी, जब आप क्लास 10th में पढ़ोगे वहाँ पे एक चैप्टर है कार्बन का। क्या है, कार्बन का एक चैप्टर है कार्बन का। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, कार्बन के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो 118 आपके पास एलिमेंट है, तत्व है, अब इसकी जानकारी तो दे दी कि सबको पता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लगभग बच्चों को लगभग 20 तक तो सबको याद रहता है कि हाइड्रोजन से लेकर के आप कैल्शियम तक याद करो। कैल्शियम का जो परमाणु संख्या लगभग 20 होता है, 20 ही होता है ऐसा मेरा मानना है। तो वहाँ तक सारे बच्चों को याद रहता है और मैं उसी पे बताऊंगा, स्ट्रक्चर उसी का है। अब यहाँ पे एक चीज आता है परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। पहले मैं यहाँ लिखूंगा एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा लगभग ये दो चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। याद रखना इसको तत्व कहते हैं और इसको परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे चीज और बना लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ संकेत, क्या कर रहा हूँ, सिंबल। सिंबल और ब्रैकेट में संकेत लिख देता। फिर यहाँ पे आता है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और मैं लिख देता हूँ परमाणु संख्या, परमाणु मैं ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान, हाइड्रोजन को एस से डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या 1 होती है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम और हीलियम को H से, और इसका परमाणु संख्या 2, फिर लिथियम और इसको Li से डिनोट करते हैं, बेरिलियम और इसको Be से डिनोट करते हैं, और इसका होता है बेरिलियम के बाद होता है बोरॉन और इसको कहते हैं B से, और इसका हो जाएगा 5। बोरॉन के बाद होगा कार्बन और इसको C से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन इसको N से डिनोट करते हैं, फिर यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O से, ऑक्सीजन, ठीक है। और फ्लोरीन, फ्लोरीन को F से, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन, और इसको Ne से, और इसका होता है 10। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे 10 एलिमेंट्स को लिखा है। अब देखिए यहाँ पे जो हिंदी मीडियम वाले उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ सिंबल लिखा है, तो सिंबल तो हम हमेशा अंग्रेजी में ही लिखेंगे, तो ऐसे पढ़ेंगे NEON नियोन, ठीक है। फ्लोरीन FLORINE, F ऑक्सीजन O, 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ध्यान से समझिएगा। तो इसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या 1 से लेकर के 118 होता है।
जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ Ca ये है कैल्शियम, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। तो इतना अगर हम जाने कि किसकी परमाणु संख्या कितनी होती है और ये परमाणु संख्या निकलता कैसे है, परमाणु संख्या निकलता कैसे है, मैं इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही समझाऊंगा। उसको ऑफ कर दो। देखो अब हम लोग यहाँ मैं एक एलिमेंट का नाम ले रहा हूँ, वो है लिथियम, और लिथियम की जो परमाणु संख्या है वो 3 होती है। तो ये परमाणु संख्या आखिर होता क्या है? तो अगर मैं कहूँगा परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, यानी यहाँ परमाणु संख्या को Z से डिनोट किया जाता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा P प्लस। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। याद रखना प्रोटॉन जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो अगर ऐसा कहा जाए कि परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, कि प्रोटॉन के कि इलेक्ट्रॉन के, तो हम हमेशा कहेंगे प्रोटॉन के, और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या के भी बराबर हो जाएगा। अब इन दो चीज़ों के बारे में हमने कल के क्लास में बताया था आप लोगों को कि ये प्रोटॉन होते क्या हैं और इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। ये दोनों क्या है? एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एक तो एटम होता है और उसमें भी 3 गो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनका नाम हमने बताया था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो याद रखना जो परमाणु संख्या है, तो किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होगा यानी प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है? परमाणु की संख्या होती है। और पर प्रोटॉन की संख्या हमेशा किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन की संख्या, इससे इलेक्ट्रॉन समझ जाएगा बच्चा, है ना। तो इसको हमने जाना, ये चीज हमने जान ली। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई कि इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया जाता? तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना है, अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस न्यूक्लियस में होता कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और ये इलेक्ट्रॉन आपको मैंने बताया था मूव होता है अपने ऑर्बिट्स में। अब ये प्रोटॉन हमेशा प्लस चार्ज रखता है। याद रखना इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर इसीलिए नहीं लिया गया क्योंकि ये मूवेबल होता है, ये घूमता रहता है, क्योंकि ये अस्थाई है नहीं। क्या है? और नंबर्स हमेशा क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। कभी 1 को तुम 5 कह सकते हो? नहीं। तो इसीलिए प्रोटॉन क्या है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये होता है अस्थाई। इसीलिए परमाणु संख्या को प्रोटॉनों की संख्या के बराबर लेते हैं। तो चीजें यहाँ तक समझ में आई। दूसरा आता है परमाणु संख्या के बाद से द्रव्यमान संख्या। क्या आता है? द्रव्यमान संख्या। अब इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं इसको? मास नंबर। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी ठीक है। और ठीक है, मैं इसको अंग्रेजी में से लिखूं। द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट किया जाता है। A इक्वल्स टू N प्लस P। इसीलिए मैं बताता हूँ क्या जी? नारायण प्रसाद। क्या बताता हूँ आप लोगों को? अब ध्यान से समझिएगा, हमने A इक्वल्स टू N, N में होता है न्यूट्रॉन और P मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। तुम लोगों को हमने बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं जी? न्यूक्लियस। कहाँ पे होते हैं? ये दोनों यहीं पे होते हैं। अब इन दोनों की मास को अगर हम जोड़ दें तो वही होता है हमारा मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान का मतलब होता है भार। क्या होता है? भार। मतलब ये नंबर है। ये क्या है? यानी एक संख्या, लिखना नहीं है, यहाँ समझना। यह क्या है? एक संख्या है और संख्या को हम संख्या से दिखाते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये द्रव्यमान है, मतलब कि इसका कुछ वेट होगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के वेट को अगर हम जोड़ लेंगे तो वही हो जाएगा एटॉमिक वेट या द्रव्यमान संख्या। ये समझ में आए? अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमने इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्यों लिया। याद रखना किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी मास नंबर है, या उसका जो वजन है या भार है, उसके न्यूक्लियस में उपस्थित ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के वेट के बराबर होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन बोला जाता है कि किसी भी एटम का टोटल द्रव्यमान या टोटल भार उसके नाभिक में स्थित होता है।
कहाँ पे होता है? उसके यानी उसके न्यूक्लियस। तो चीजें समझ में आई। अब इन दोनों का योग ही क्या होता है? द्रव्यमान संख्या है। अब ऐसे डिनोट क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप CI पढ़ते हो, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हो, तो वहाँ पे जो A होता है वो क्या होता है जी? अमाउंट होता है। और अमाउंट कब निकाला जाता है? जब आपका P और SI दोनों को जोड़ लो। यही ना होता है अमाउंट का फॉर्मूला, P + CI। ये बताया था, क्योंकि उसमें भी क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो ये अमाउंट टोटल होता है और ये दोनों का योग होता है। तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और ऑलरेडी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। इसीलिए Z = P और P = E। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए, अगर ऑप्शन आपको दिया जाए कि परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो ऑप्शन में P और E दोनों दे तो आप ऑप्शन कौन मारोगे? P मारोगे। दूसरा क्या? द्रव्यमान संख्या क्या है? ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है। बस इतना चीज हम लोग जानेंगे।